जब हमारी रीने वो उससे पूछती है वो तुम ही थे जिसने मेरे पेरेंट्स को मारा। तो तब अकंदस वो कहता है रीने क्या हो अगर मैं कहूँ ये मैं नहीं था तो क्या तुम मेरी बात सुनोगी। तो हमारा कार्सियन रीने की तरफ देखता है तो रीने बिल्कुल पास हो गई थी, वो कुछ बोल ही नहीं पाती, लेकिन उसके एक्सप्रेशन वो तो बहुत ज्यादा सैड हो रहे थे। तो तब कार्सियन उसको तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था उस अकंदस पे। लेकिन हमें बताया जाता है कार्सियन वो तो एक ऐसा इंसान है जिसने अपने आप पर पिछले कई सालों से बहुत ज्यादा सेल्फ कंट्रोल किया हुआ है। नॉर्मली अगर उसको फ्री विल दे दी जाए ना तो वो हर एक इंसान से छुटकारा हासिल कर लेगा जिसने उसे परेशान किया है। इनफैक्ट वो तो उसको इतनी तकलीफ देगा जितनी उसने महसूस की है या फिर उससे भी ज्यादा। लेकिन जब रीने की बात आती है ना तो वो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता क्योंकि रीने के मसले बिल्कुल अलग हैं। और जब तक रीने उससे खुद कुछ करने को ना कह देना या उसके साथ कोई बात शेयर ना करे तो वो इन्वॉल्व नहीं हो सकता। और कार्सियोन ने अपना सबक पहले ही सीख लिया था क्योंकि जब रीने उससे बात नहीं कर रही थी ना तो तब वो एक महीना उसके लिए बिल्कुल मौत के बराबर था। लेकिन इसी वजह से कार्सियोन को सबसे ज्यादा डर खुद से ही लगता था क्योंकि एक बार अगर उसने अपना माइंड बना लिया तो वो रीने को कैद कर सकता है बाकी दुनिया से दूर। लेकिन इस तरह रीने की तकलीफ कम हो जाएगी, उसे बाकी लोगों से मिलना नहीं पड़ेगा। लेकिन वो सोचता है फिर भी मैं इस तरह की मिस्टेक दोबारा नहीं कर सकता ताकि रीने मुझसे दूर हो जाए। और मैं तो हर वक्त यही सोचता रहता हूँ आखिर रीने क्या सोच रही होगी और आखिर रीने मुझे क्या बताना चाहती है। और कार्सियोन जो कि पहला एक ऐसा नोबल था जो कभी भी दूसरों की फीलिंग्स नहीं समझता था और उसने कभी ट्राई भी नहीं किया था, लेकिन वो रीने की फीलिंग समझने के लिए बहुत ज्यादा ऑब्जर्व्ड हो गया था और उसको इसलिए लगता था इसकी वजह ये है क्योंकि वो रीने को बहुत ज्यादा पसंद करता है और वो चाहता है रीने हैप्पी रहे। लेकिन इसी वजह से इस वक्त वो जान सकता था कि रीने इस वक्त बहुत ज्यादा थकी हुई लग रही है और उसको पहले ही कई साल लग गए रेक्स बिगोनिया के चंगुल से छूटने के लिए। लेकिन इस सब के बावजूद भी रीने कभी कभार बहुत ज्यादा जल्दी उठ जाया करती थी रात को डर कर क्योंकि उसको नाइटमेयर्स आते थे। और फिर कार्सियोन उसको बहुत ज्यादा मुश्किल से रिलैक्स करता था। लेकिन इस तरह कभी कभार जब उसे नींद नहीं आती थी ना तो दोनों बातें करते हुए पूरी रात गुजारते थे और तब अपने फ्यूचर की बातें किया करते थे। तो तब वो कहती है कार्सियोन तुम वही करोगे ना जो मैं कहूंगी। वो कहता है हाँ हाँ ऑफ कोर्स रीने, जो तुम कहोगी ना हम वही करेंगे। वो कहती है अगर हम लोग अपनी न्यू फैमिली शुरू करें फिर भी। वो कहता है हाँ बिल्कुल। वो कहती है कार मैं इस वक्त बहुत ज्यादा खुश हूँ लेकिन कभी कभार मेरे दिमाग में ये सोच आती है अगर अगर मैं इस सबको भूल जाऊं, ये सब कुछ जो मेरी मेमोरी में स्टोर है वो सारे जख्म अगर मैं उस सबको भूल जाऊं तो कैसा रहेगा। तो कार्सियन सोचता है रीने को बहुत ज्यादा वक्त लगेगा जो रेक्स बिगोन ने उसको जख्म दिए ना उसको हील होने में। लेकिन वो तो अपने पेरेंट्स की डेथ की वजह से भी बहुत ज्यादा टायर्ड थी और इसी वजह से वो उसको भी ओवरकम बहुत मुश्किल से कर पाई थी। लेकिन अब अकंदस उसने जो अल्फाज से बोले ना रीने के लिए प्रोसेस करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। तो कंदस कहता है क्या हो रीने अगर मैं कहूँ कि तुम गलत कह रही हो, क्या हो कि तुम्हारे पेरेंट्स की डेथ अनअवॉइडेबल थी और वैसे भी तुम्हारी मेडिसिन में कुछ एरर था, तो क्या तुम मेरी बात पे यकीन कर लोगी रीने क्योंकि मैं तुम्हारी फैमिली हूँ। और तब उसके हाथ कांप रहे थे। लेकिन उस वक्त रीने को उसने एक फ्रेड लाइफलाइन दी थी और उसके गर्दन के इर्द गिर्द फंदा डाल रहा था जैसे रीने वो उसकी बात मान जाएगी। लेकिन रीने उस वक्त कुछ सोचना चाहती थी। तो वो कहती है कार्सियोन प्लीज अकंदस को वहीं पर डाल दो जहां से तुम उसको लेके आए थे और तुम ट्रैकिंग मैजिक को भी रिमूव कर सकते हो। तो तब वो कहती है प्लीज मुझसे कोई सवाल ना पूछना, बस जैसा मैं कह रही हूँ ना वैसा करो। तो कार्सियन उसका देखते हैं। वो कहता है ठीक है रीने जैसे तुम कहोगी मैं वैसे ही करूंगा। और उसके बाद कार्सियन अकंदस को उसके लैब में ले आया था लेकिन उसने पहले ही वहां पर आग लगा दी थी। तो तब वो अकंदस को जमीन पे फेंकता है। तो तब वो कहता है रीने को और टाइम चाहिए, तब तक के लिए तुम बिल्कुल ऐसे खामोश रहना जैसे तुम मुर्दा हो। तो वो कहता है आखिर तुम होते कौन हो, रीने ने मुझे माफ कर दिया है, तुम्हारा क्या हक है कि तुम मुझे बोलो। लेकिन तभी कार्सियोन वो उस पे अपना मैजिक करता है और तब वहां सिर्फ उसके चिल्लाने की आवाज आती है और वो आग और ज्यादा बढ़ रही थी। लेकिन कार्सियोन कहता है उसे तुम्हें माफ कर दिया है। तो तब तक तो उसने उसका बाजू तोड़ दिया था। वो कहता है वो तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी, उसने बस अभी के लिए इसको पीछे धकेल दिया है। तो तब अकंदस कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम और मैं डिफरेंट है, तुम भी बिल्कुल उतनी ऑब्सेसिव हो रीने के लिए जितना मैं हूँ और तुम्हें आखिर में यही लगता है कि तुम उसको समझते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम रीने को नहीं समझते। तो हमारा कार्सियस स्माइल करते हुए कहता है श्योर मुझे लगता है कि हम दोनों सेम है लेकिन मैं इसको डिनाई नहीं करूंगा और अगर रीने ने दोबारा तुम्हारे बारे में सोचा तो मैं जरूर तुम्हारे टॉपिक को ले आऊंगा लेकिन तब मैं उससे माफी मांगूंगा कि ये सब कुछ मैंने खुद अपनी मर्जी से किया। और तब उसके चेहरे के साथ पाँव रखता है। वो कहता है क्योंकि अब
अब तुमने रीने को जितनी तकलीफ दी है ना, मैं उससे ज्यादा दुगनी तुम्हें दूंगा, और इसीलिए मैं तैयार हूँ कि रीने मुझसे नफरत करे, और मैं इस बात के लिए भी तैयार हूँ कि रीने वो मुझसे थोड़ी देर के लिए दूर हो जाए, क्योंकि मैं अपने प्यार के लिए ये सब कुछ कर रहा हूँ। लेकिन रीने को मैं कभी भी तकलीफ में नहीं दे सकता, और अभी भी तुम तो उसके लिए नथिंग बन जाओगे। तो कदस कहता है क्या? वो कहता है नथिंग। अब रीने कभी भी तुम्हारा जिक्र नहीं सुनेगी, और तब वहां पे आग बिल्कुल फैल चुकी थी, और इस तरह रैग्नथ एम्पायर के कॉर्नर में एक अल्केमिस्ट की लेबोरेटरी वो तो जलकर बिल्कुल राख हो चुकी थी। लेकिन ये न्यूज़ लिसांटियस डची में कभी भी रीने तक पहुंच नहीं पाई। वो इसलिए नहीं था क्योंकि वहां पे पेपर्स नहीं थे, बल्कि इसलिए था क्योंकि रीने बहुत ज्यादा बिजी हो चुकी थी। और तब उसके सामने हांस बैठा हुआ था। वो कहती है मास प्रोडक्शन कैसे चल रहा है? तो हांस कहता है वो तो बहुत ज्यादा अच्छा चल रहा है, लेकिन अगर हमें और ज्यादा प्रोडक्शन करनी है ना तो ग्राउंड चेरीज लेनी होगी, और वो तो यहाँ पर बिल्कुल खत्म होती जा रही हैं, और मुझे नहीं लगता कि वो हमें इतनी आसानी से मिलेंगी। इसके लिए हमें मैन पावर भी और चाहिए होगी। लेकिन मॉस्किटो रिपेलेंट और माना रिलैक्सेंट वो तो बहुत ज्यादा अच्छे से चल रहे हैं, और उनका ऑर्डर तो बहुत ज्यादा अच्छे से हैंडल किया जा रहा है। लेकिन मसला उसी मेडिसिन का है ना, वो कैसे बनाए? ग्राउंड चेरीज तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि यहाँ पे मिलती नहीं है। वो कहती है हाँ हाँ मुझे पता है, मेन इंग्रेडिएंट का मैं इंतजाम कर लूंगी, तुम बाकी चीजों का ध्यान रखो, ठीक है? तो तभी पीछे से प्रोफेसर वाल्टर आता है। वो कहता है रीने क्या तुम मेरी हेल्प चाहिए? तो हमारी हीरोइन कहती है प्रोफेसर वाल्टर अब आप घर जा सकते हैं। वो कहता है नहीं री, मुझे थोड़ी देर के तो यहाँ पर रहने दो ना, कितना कम्फी और नाइस है ना यहाँ पर। तो रीने कहती है इनको ले जाओ। तो मेड्स को तो खेल के लेके जा रही थी। वो कहता है रीने मैं तुम्हारा प्रोफेसर हूँ। लेकिन तब वो कहती है हाँ मुझे ग्राउंड चेरीज पे फोकस करने दो, और बाकी की चीजें उसको तुम हैंडल करना, ठीक है? मैं तुम्हें ग्राउंड चेरीज ला के दे दूंगी, तो बाकी चीजों को हैंडल कर लेना। वो कहता है क्या सच में तुम एब्सेंथस एम्पायर में जाकर ये सब कुछ चुराने वाली हो? वो कहती है नहीं मैं इसको यूज करूंगी। वो कहता है अच्छा ये क्या चीज है? तो वो कहती है ये तो एक पोलाइट इनविटेशन है जो मुझे एब्सेंथस एम्पायर से मिला है। वो कहता है सच में? मुझे तुम पे यकीन है रीने, तुम ये कर सकती हो। तो इसका मतलब है कि उन्होंने एब्सेंथस एम्पायर में एक सेंट को बुलाया है ना विजिट के लिए। तो तब वो कहती है मैं तुम्हें कहा था इसको मेंशन ना करना, और तब पीछे से प्रोफेसर वाल्टर को तो धकेल के लेके जा रहे थे। लेकिन तब वो कहता है सॉरी सॉरी, लेकिन मुझे ये बताओ तुम लोग कब निकल रहे हो, और अगर तुम यहाँ जा रही हो ना तुम्हारे वापस लौटने तक बाकी काम हम कर देंगे। वो कहती है मैं तो जल्दी जाऊंगी, लेकिन उससे पहले एक चीज है जिसको मुझे सॉर्ट आउट करना है, और मुझे लगता है हाँ मुझे उसमें तुम्हारी हेल्प चाहिए। वो कहता है ठीक है, क्या टाइम हो भी गया? मुझे लगता है ये परफेक्ट है, तुम्हें जो भी चाहिए ना मैं वो करूंगा, बस तुम बोलो। तो वो कहती है थैंक यू। वो सोचती है सिर्फ एक काम रह गया, और इस काम के करते ही मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाऊंगी, क्योंकि बस मुझे यही चाहिए। और तभी हमें अगले दिन का सीन दिखा रहता है जब वहां पर एक गली थी जो कि बिजनेस डिस्ट्रिक्ट की थी। तो तभी वहां पे कोई कदम रखता है। वो कहता है हाँ जब भी मैं यहाँ पर आता हूँ ना मुझे लगता है ये जगह मेरे लिए ही बनी है, और वो था इरहान इरहान एलमीरिया। और जो वजह थी वो यहाँ पर आया था क्योंकि वो अपना कर्जा अदा नहीं कर पाया था। तो तब वो सोचता है ड्यूक बेगोनिया जब मिस हुआ और हेड ऑफ फैमिली चेंज हो गया तो तब उन्होंने मुझे भी कट ऑफ कर दिया, लेकिन अब वो मुझे कह रहे हैं कि मैंने जो पैसे उधार लिए थे वो वापस करूं। डैम यू बेगोनिया, तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हो गया, इसके अलावा ये पेंडेमिक भी आ गया, तो मेरा बिजनेस ये बिल्कुल फ्लॉप चल रहा था। लेकिन मैं बिजनेस जीनियस इरहान हूँ, और मैं क्राइसिस को भी अपॉर्चुनिटी में बदल सकता हूँ। और रिसेंटली मुझे पता चला है कि रीने जिस एकेडमी में भर्ती थी ना उसका बैचमेट एक ऐसा लड़का था जो इस बिजनेस को चला रहा है, तो शायद मैं उसको इस्तेमाल कर सकता हूँ, और मैं इस एक्सक्यूज को यूज करूंगा और उससे पैसे मांगूंगा, क्योंकि वो लीच हमारी फैमिली में जो रहती थी ना वो हमारी फैमिली के लिए यूजफुल बनेगी। और वैसे भी हमने रीने पे इतने सारे पैसे लगाए हैं इतने सारे सालों तक, तो उसको कुछ तो वापस देना चाहिए ना। और तब वो पागलों की तरह हंसी जा रहा था, लेकिन तभी वहां पर एक माँ और बच्ची खड़ी थी। तो बच्ची कहती है मम्मी ये तो बहुत ज्यादा अजीब लग रहा है आदमी। तो उसकी माँ कहती है उसको घूरना बंद करो। तो तभी ईरान कहता है ठीक है मुझे अपना कर्जा आज अदा करना था, लेकिन वैसे भी मेरे पास इतने सारे पैसे है तो सही नहीं, तो मैं बस रीने को यूज करूंगा इस क्राइसिस से निकलने के लिए। और एक बार रीने का क्लास फेलो मेरी बातों में आ गया ना तो फिर मैं बाकी पैसे भी सुधार ले लूंगा। लेकिन तब वो अंदर आता है तो उसको कहते हैं वेलकम, लेकिन तभी थोड़ी देर बाद वो चिल्लाता है। वो कहता है तुम क्या कह रही हो? तुम लोगों ने मेरा प्रोमिसरी नोट किसी और को भेज दिया? आखिर तुम लोगों ने इसको क्यों बेचा? और इसके अलावा तुम लोगों ने बेचा तो बेचा, रीने को बेचा सब लोगों में से? क्या तुम लोग मेरे साथ मजाक कर रहे हो? मुझसे परमिशन भी नहीं ली? तो वहां पे हांस की मैनेजर बैठी हुई थी। वो कहती है जी नॉर्मल हालात में सबसे पहले आपसे पूछा जाता, लेकिन आपने पहले ही अपना कर्जा 3 बार वापस नहीं किया और डेट आगे से आगे बढ़ती रही, इसीलिए आपकी वजह से हमारे पास कोई चॉइस नहीं थी। लेकिन ये सिर्फ झूठ था क्योंकि रीने ने ये सब कुछ कहा था हांस को करने के लिए। तो इरहान कहता है तुम्हारी कंपनी
वो आउट ऑफ नोवेयर आ गई है और तुम लोग को लगता है कि बिजनेस ऐसे करते हैं। लेकिन छोड़ो इस बात को, वैसे भी मैं तुम लोगों जैसों के मुंह नहीं लगता। वो सोचता है मुझे कोई आइडिया नहीं रीने के पास इतने पैसे कैसे आ गए कि उसने मेरा कर्जा ही खरीद लिया, लेकिन मैं एक बिजनेस जीनियस हूँ, मैं क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी में बदल सकता हूँ। तो वो कहता है वो तो जरूर मुझे टाइम देगी है ना, क्योंकि वो सेंट की वजह से इतने ज्यादा पैसे कमा पाई है। लेकिन वो तो सिर्फ गलत फहमी थी ना, वो तो बहुत ज्यादा चालाक है सिर्फ अपने फायदे के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि वो मेरा कर्जा माफ कर देगी है ना। तो मुझे ये बताओ कि आखिर उसने कॉन्ट्रैक्ट में क्या चेंजिंग की है। वो कहती है जी बिल्कुल, आपका क्रेडिटर अब चेंज हो गया है, तो अब पेमेंट की नई डेट आ गई है। वो कहता है ठीक है, तो आज से आगे कब तक के लिए। वो सोचता है ठीक है, ये कम से कम मुझे 1-2 साल तो देगी ना। लेकिन वो कहता है अगर उसका दिमाग ठीक हुआ ना तो वो इंटरेस्ट फ्री लोन देगी मुझे। मुझे बताओ उसने क्या बोला है। तो तब वो मैनेजर कहती है जी बिल्कुल, डेट आज से चेंज हो चुकी है और वो अगले 2 दिनों तक वैलिड है। और तब वो सवाल करती है, तो इरहान कहता है क्या सिर्फ 2 दिन, इतना सारा कर्जा मुझे 2 दिनों में वापस देना पड़ेगा। लेकिन वो कहती है जी बिल्कुल, अगर आपने अपना लोन रिपे ना किया ना तो आपकी सारे रियल एस्टेट का बिजनेस वो हम हड़प लेंगे और इसके अलावा आपके सारे एसेट्स हमारे कब्जे में आ जाएंगे। और कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक आपके एसेट्स का हम ट्रेस कर सकते हैं और आप तो प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते जब तक आपका कर्जा बिल्कुल पे नहीं हो जाता। वो कहता है क्या आखिर ये क्या कह रही हो तुम्हारी कंपनी बिल्कुल गार्बेज है क्या, तुम लोग अपने एम्प्लॉयज को ऐसे एजुकेट करते हो। वो तो चिल्लाई जा रहा था। तो वो मैनेजर कहती है लॉर्ड इरहान, अब आप हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है तो मैं आपकी हरासमेंट बिल्कुल नहीं सहूंगी। और तभी पीछे 2 हट्टे कट्टे बॉडीगार्ड आ गए थे। तो इरहान कहता है क्या, तो वो कहती है अपने अल्फाज जरा संभाल के करे। तो तब वो पीछे देखते हैं, वो कहता है ये दोनों कब आ गए। लेकिन तब वो कहती है इसके अलावा मिस रीने ने आपके लिए एक मैसेज भी छोड़ा है। उन्होंने कहा है कि अगर आपने हाउस एल्मेरिया का एक भी पैसा इस्तेमाल किया अपना कर्जा लौटाने के लिए तो फिर आपको लिसांटियस फैमिली के डंजन का सामना करना पड़ेगा। तो तब वो तो डर के बैठ गया था। वो कहती है बस यही लिखा था उन्होंने। तो वो सोचता है क्या, एक मिनट, आखिर इस लेटर के ऊपर जो सील है ये तो हाउस लिसेंटियस की है ना। लेकिन रीने आखिर उसका हाउस लिसेंटियस के साथ क्या ताल्लुक, वो तो बहुत ग्रेट हाउस है ना। लेकिन तब वो मैनेजर खड़ी होती है, वो कहती है बस मुझे यही कहना था, गुड डे। और उसके बाद वहां से निकल गई थी। तो इरहान वहां पे बैठा रह गया था। वो सोचता है अब मैं क्या करूं। लेकिन दूसरी तरफ हमें हमारी रीने दिखाई जाती है जिसके पास कार्सियन खड़ा था। वो कहता है रीने तुम्हें पता है ना मैं तो कर्सिस भी कास्ट कर सकता हूँ, क्या तुम्हें सच में लगता है कि बस उसको ऐसे छोड़ देना काफी होगा। अगर तुम चाहो तो मैं उसकी हड्डियां भी तोड़ सकता हूँ। अगर वो कोई भी लफ्ज बोलेगा ना तो उसकी हड्डियां टूट जाएंगी या फिर कोई और चीज। तो रीने कहती है अच्छा तुम इरहान के बारे में बात कर रहे हो। वो कहता है हाँ हाँ बिल्कुल, मुझे नहीं लगता कि वार्निंग काफी होगी। तो हमारी रीने कहती है कोई बात नहीं, वैसे भी मैंने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट वो आंट के घर में भेज दिया है और मुझे मुझे अच्छा नहीं लगेगा अगर आंट को किसी और तरह से पता चले, इसलिए मैंने इरहान के सारे काम उससे छुपाए रखे हैं। और वैसे भी ऑनेस्टली आंटी के लिए तो ये बहुत बड़ा शौक होगा ना कि उनका बेटा इतना निकम्मा है और मुझे तब से हरास किया जा रहा था। लेकिन फिर भी मैं इरहान की सजा आंटी को नहीं दूंगी और वैसे भी मैं अपनी फैमिली का फ्यूचर खतरे में नहीं रख सकती। तो तब वो कहती है क्योंकि मैं भी उनकी फैमिली हूँ, मुझे पता है कि इरहान मेरे साथ अच्छा नहीं था, लेकिन अंकल आंट और लुका तीनों मेरे साथ बहुत ज्यादा अच्छे थे और वो मेरी एक फैमिली थे। तो कार्सियन कहता है ठीक है, तो फिर मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगा जब तुम उनसे बात करोगी, मैं हमेशा तुम्हारी साइड पर हूँ। वो कहती है सच में। वो सोचती है हर सुबह और शाम को मैं इसको प्रैक्टिस करवाती हूँ कि मेरी आंखों में देख के बात करे और अब ये बेहोश नहीं होता और अब तो हर वक्त ये मेरे साथ फ्लर्ट करता रहता है। और तब वो फिर से बिल्ली बना हुआ था। तो वो कहती है क्या तुम अपने इल्लास को इम्प्रेस करने का प्लान कर रहे हो। तो कार्सियन ब्लश करते हुए कहता है इल्लास। तो वो कहती है हाँ हाँ बिल्कुल, चलो इकट्ठे चलते हैं, मैं रोजा खुश होंगी जब तुम मेरे साथ होगे। और वैसे भी मैं तुम्हें अपने अंकल और आंट दोनों से इंट्रोड्यूस भी करवाना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि वो देखे कि मेरा फ्यूचर पार्टनर किस तरह का होने वाला है और इससे मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी। तो कार्सियन वो तो ब्लश कर रहा था और तब वो रीने के करीब होने लगता है। वो कहता है रीने क्या सच में मेरे इल्लास मुझे पसंद करेंगे। तो रीने स्माइल करने लग जाती है। वो कहती है ऑफ कोर्स वो पसंद करेंगे ना। और तब अगले दिन वो अपनी आंटी के घर पहुंच गए थे। लेकिन तब वो तो अपनी आंटी से बात कर रही थी और उसका अंकल कार्सियन से डर रहा था क्योंकि कार्सियन तो उसके अंकल से भी ज्यादा लंबा था। लेकिन इस तरह उनका टूर अच्छा रहा, लेकिन ये सब कुछ जल्दी खत्म हो गया क्योंकि अचानक से रीने वो वापस आ गई। और तब वो कहती है ये कितना टेरिबल है ना कौन, मुझे लगा था उसने पर्सनल मैटर की वजह से इन्विटेशन भेजा है, लेकिन इसके ऊपर तो सेकंड प्रिंस की सील लगी हुई है। इसका मतलब है कि ये बैंक्वेट ये सब लोग के सामने हो गई, सारे नोबल्स के सामने, और ये एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जो कि उसने एम्पर की वजह से भेजा है। लेकिन दूसरे लफ्जों में कहा जाए तो कुन ने एक एम्पीरियल प्रिंस के हिसाब से ये लेटर भेजा है ताकि हमें एम्पीरियल बाल में बुला सके जो कि एब्सेंथस में होने वाला है। तो तब वो तो सारा सामान उल्टाई पुल्टाई जा रही थी। वो कहती है मैं तो सच में अपना दिमाग खो रही हूँ, आखिर पहले मुझे क्योर बनाना पड़ा और अब मुझे एब्सेंथस के एटिकेट भी सीखने पड़ेंगे, मुझे सारा कुछ मेमोराइज करना पड़ेगा, लेकिन ये सब कुछ मैं कैसे करूंगी। तो तब वो सारा लगेज फेंकी जा रही थी
और कार्सियोन वो उसको अपनी पॉकेट डायमेंशन में बंद करा था। वो कहता है रीने अगर तुम चाहो तो हम एक छोटा सा घर भी साथ लेके जा सकते हैं। वो कहती है नहीं नहीं बस ये काफी है। लेकिन वो सोचती है ठीक है मैंने सब कुछ अच्छे से कर लिया है तो मे भी ये बेस्ट के लिए है क्योंकि मैं और कार्सियोन हम दोनों वहां पर जा रहे हैं और इसके अलावा वहां पे ग्राउंड चेरीज भी हैं तो ठीक है मैं ग्राउंड चेरीज भी लेकर आऊंगी। तो तब कार्सियोन उसको उठा लिया था। वो कहती है चलो कार्सियोन ग्राउंड चेरीज लेकर आते हैं। वो कहते हैं हाँ रीने तुम्हारी हर एक बात मानूंगा मैं। और तब दूसरी तरफ प्रिंस कून वो ग्रैंड ड्यूक से कहता है रीने बॉल में आ रही है। वो कहता है कि यार रीने बॉल रूम में आ रही है मतलब सच में। तो प्रिंस कून हंसते हुए कहता है जी बिल्कुल मैंने आपको यही बताया है और मुझे लगा था कि आपको पहले पता होगा क्योंकि मैंने पिछली बार आपको बताया था ना कि मैं अपने दोस्तों को इन्वाइट करने वाला हूँ। वो कहता है सच में। लेकिन वो सोचता है अब मैं क्या करूँ आखिर मैं अपनी ग्रैंड डॉटर से कैसे मिलूंगा। तो प्रिंस कून कहता है आप उनको वेलकम क्यों नहीं करते जब वो यहाँ पर पहुंचेगी तो वो कहता है क्या। तो प्रिंस कून कहता है रीने इस स्टेट की गेस्ट है और आप तो एब्सेंथस का प्राइड है पोरिटुआ के रूलर और आर्च ड्यूक भी तो ये अच्छा होगा कि आप जाकर उनको वेलकम करें। तो वो कहता है अच्छा। वो कहता है ठीक है मैं समझ गया। लेकिन वो सोचता है मैं उनको ग्रीट करने के लिए तो आया था लेकिन आखिर सूरत हाल मुझे इतना ऑकवर्ड क्यों लग रहा है। और तब वो उन लोग के सामने खड़ा था। लेकिन वो सोचता है सच में ये यंग मैन आखिर रीने के साथ इतना ज्यादा चिपका क्यों है। तो रीने कहती है कार्सियोन तुमने वो देखा। कार्सियोन कहता है नहीं नहीं मैं सिर्फ तुम्हारी तरफ देख रहा हूँ। लेकिन वो सोचता है आखिर ये सब कुछ ऐसे क्यों हो गया मुझे नहीं पता इन दोनों का रिलेशनशिप क्या है। लेकिन आखिर कोई किसी फॉरेन कंट्री में बिना गार्ड से कैसे आ सकता है। तो तब हमारी रीने कहती है आप ठीक तो है ना। तो वो कहता है क्या। तो रीने कहती है आप आर्च ड्यूक है ना इसके अलावा आप हमें वेलकम कर रहे हैं लेकिन आपको हमें टूर देने की जरूरत नहीं थी। वो कहता है नहीं नहीं ऑफ कोर्स मैं बिल्कुल ठीक हूँ प्लीज बर्डन ना हो जाएगा मैं आपके लिए कुछ भी करूंगा। तो हमारी रीने कहती है क्या कुछ भी। तो वो कहता है नहीं नहीं मेरा मतलब था आप स्टेट के ऑफिशियल गेस्ट है ना तो हम अपने गेस्ट को ऐसे वेलकम करते हैं। तो रीने कहती है ओ ये तो अमेजिंग है। लेकिन कार्सियोन उसको तो जलसी हो रही थी। तो तब वो सोचती है इससे भी ज्यादा यहाँ पे बहुत कुछ अमेजिंग है। तो तब वहां पर देखती है वो सोचती है यहाँ पर तो तकरीबन सब लोग के बाल वो डार्किंग हैं लेकिन यहाँ पे सिर्फ काले बाल मैंने अपने और आर्च ड्यूक के देखे हैं। पता नहीं शायद आर्च ड्यूक से मेरे बाल मिलते हैं। लेकिन तब आर्च ड्यूक तो रीने को देखी जा था और कार्सियोन को आर्च ड्यूक का देखना पसंद नहीं आता था। वो सोचता है आखिर ये ओल्ड मैन रीने को इम्प्रेस करने की इतनी कोशिश क्यों कर रहा है। अगर सिर्फ मैं और रीने होते ना तो हम लोग डेट पे जा सकते थे। ये हमारे रास्ते में आ रहा है। लेकिन तब वो कहता है रीने क्या तुम्हें बाथरूम में जाने से पहले कुछ चाहिए। हम यहाँ पे ट्रिप के लिए आए हैं तो हम दोनों एंजॉय कर सकते हैं सिर्फ हम दोनों। वो कहती है अरे हाँ मुझे याद आया हमें ग्राउंड चेरीज को भी तो देखना चाहिए ना। तो तब ग्रैंड ड्यूक कहता है ग्राउंड चेरीज। तो कार्सियोन उसकी बात पसंद नहीं आती। वो सोचता है फिर से नहीं फिर से हमारी बात में टांग अड़ाएगा। तो रीने कहती है जी बिल्कुल मुझे पर्सनल रीजन की वजह से ग्राउंड चेरीज खरीदनी थी लेकिन यहाँ एब्सेंथस में आखिर वो कहाँ पर उगती हैं। तो तब ग्रैंड ड्यूक कहता है वो पोरिटुआ में उगती हैं। तो वो कहती है पोरिटुआ। वो कहता है जी बिल्कुल वो इलाका मेरा अपना है और वो मेरी टेरिटरी है वहां पर सबसे ज्यादा बड़ा ग्राउंड है ग्राउंड चेरीज के लिए। लेकिन आपको पता है ना एब्सेंथस में वो अनलकी मानी जाती है इसलिए मैं ओपनली उनको कल्टीवेट नहीं करता। लेकिन अगर आपको ये चाहिए तो मैं आपको दे सकता हूँ। वो कहती है कितनी इत्तेफाक की बात है ना। तो तब वो कहता है आपको वो चाहिए। वो कहती है जी बिल्कुल। तो वो कहता है आप जितनी चाहे वैसे लेके जा सकती है मिस रीने। तो तब कार्सन को तो बड़ा गुस्सा आ रहा था कि ये रीने को इम्प्रेस क्यों कर रहा है। लेकिन उसको क्या पता था कि वो उसका ग्रैंडफादर ही है। लेकिन रीने कहती है सच में। लेकिन क्या आप सच में मुझसे पूछेंगे नहीं मुझे वो क्यों चाहिए। तो तब ग्रैंड ड्यूक कहता है वेल मैं श्योर हूँ कि आप जैसे इंटेलिजेंट यंग लेडी आपके पास कोई ना कोई रीजन होगी। लेकिन हमारी रीने कहती है मैं थैंकफुल हूँ लेकिन अगर मैंने आपको पेन किलर दी थी इस वजह से आप मुझे ये दे रहे हैं तो कोई बात नहीं उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो ग्रैंड ड्यूक कहता है इसका मतलब है आपको ग्राउंड चेरीज नहीं चाहिए। वो कहती है वेल मुझे चाहिए तो सही। वो कहता है ठीक है आप आ जाएं। और तब वो थोड़ा सैड होते हुए कहता है ये सब कुछ मैं सिर्फ अपने लिए कर रहा हूँ और आपको ये चाहिए ना तो मैं आपको ये दे दूंगा और प्लीज मुझे अलाउ करें मैं आपको दिखाऊं आप कहाँ रहने वाली हैं। वो कहती है ऑल राइट। लेकिन वो सोचती है ये तो इस वक्त बहुत ज्यादा लोनली लग रहे थे लेकिन जब मैंने इनको पहली बार देखा था ना तो तभी मुझे कुन की मॉम भी मिली थी सोफिया और उन्होंने मुझे बताया था मेरे डैड का नाम वेल नहीं उनका नाम एवलन हार्ट है। लेकिन ये नाम तो एब्सेंथस एम्पायर का था ना। और कुन ने भी जब मेरे हाथ का सैंडविच खाया था तो उसने कहा था ये तो बहुत ज्यादा रेगुलर है। और मुझे बाद में पता चला था कि कुन का गॉडफादर वो कोई और नहीं ग्रैंड ड्यूक ही है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो कुन की फैमिली नहीं है लेकिन फिर भी वो इतने फैमिलियर क्यों लगते हैं। और इनको देखकर तो मुझे हर बार डैड की याद आती है। और तब वो ग्रैंड ड्यूक को देखी जा रही थी। लेकिन तभी कार्सियन उसके पास आता है। वो कहता है क्या हुआ रीने क्या कोई चीज तुम्हें परेशान कर रही है और अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ। तो वो स्माइल करती है। वो कहती है नहीं चलो हम आर्च ड्यूक के पीछे चलते हैं वो जल्दी जा रहे हैं। तो तब उसका हाथ पकड़ती है और जल्दी से भागने लगती है। वो कहता है रीने आहिस्ता चलो ना ऐसे हम गिर जाएंगे। वो कहती है कोई बात नहीं हम जा रहे हैं ना। लेकिन तभी दूर बग्गी में उनको कोई बैठा देख रहा था तो वो कोई लड़की थी। वो कहती है अच्छा तो मुझे गलतफहमी नहीं हुई थी लेकिन कैसे
क्यों, आखिर ये डैम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। और वो बग्गी इसके बाद वहां से निकल गई थी। और तब रीने वो सोचती है ग्राउंड चेरीज का इशू वो तो जल्दी सोल्व हो गया जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे भी ज्यादा जल्दी। लेकिन यहाँ एब्सेंथस के लोग इसको इतनी जल्दी हार्वेस्ट नहीं करते, इसीलिए मैं इसको छुपा कर लेके जाऊंगी। और टाइम कितनी जल्दी गुजर गया ना। और तब हमें बाल का सीन दिखा जाता है जब रात के वक्त वो दोनों तैयार होकर आए थे और रीने और कार्सियोन तो उस ड्रेस में वो ज्यादा प्यारे लग रहे थे। और इनके ड्रेसेस तो मुझे बिल्कुल इंडियन स्टाइल के लग रहे थे। आप लोग को क्या लगता है। तो तब रीने कहती है थैंक यू कार्सियोन, तुम्हारी वजह से मैं ड्रेस यहाँ पर लेकर आई। तो वो कहता है नहीं नहीं थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए था। और वो ब्लश कर रहा था। वो सोचता है रीने तो किसी और ड्रेस में न्यू स्टाइल में कितनी ज्यादा प्यारी लग रही है ना, मैं सच में बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मैं यहाँ पर इसके साथ आया। तो तब रीने कहती है मेरी आंखों की तरफ देखो ना, मैं तुम्हें ट्रेनिंग करवाई थी, चलो अपनी ट्रेनिंग के रिजल्ट दिखाओ। वो कहते हैं बस 2 मिनट दो मुझे रीने, अगर मैं तुम्हारी आंखों की तरफ देखा ना मैं फिर से बेहोश हो जाऊंगा। और तभी वहां पर कुछ लोग उनको आता हुआ देखते हैं। वो कहते हैं अच्छा तो ये है स्टेट की सबसे बड़ी गेस्ट। दूसरी कहती है ये रैगनेट की सेंट है ना। तो तब वो लोग बातें किए जा रही थी कितना अच्छा हुआ ना कि हम लोग इतने दिनों से घर से बाहर नहीं निकल पाए थे, लेकिन इनकी वजह से क्योर मिल गया और हम लोग बाहर निकल सकते हैं। दूसरी कहती है तुम्हें सच में लगता है ये पॉसिबल है। कोई भी अल्केमिस्ट, प्रीस्ट या हीलर पूरी जगह पर कोई भी इसको क्योर नहीं कर पाया, लेकिन इन्होंने कर दिया। तो तभी वहां पर कोई आता है। वो कहती है सच में अगर वो ये कर सकती है तो आपको नहीं लगता ये अजीब है कि पूरी दुनिया में सिर्फ एक इंसान इस डिसीज को क्योर कर सकती है। ऐसा लगता है कि उसी इंसान ने ये सब कुछ बनाया होगा। तो वो लड़कियां कहती है क्या मतलब, आखिर आप ऐसा कैसे कह सकती हैं। तो दूसरी कहती है ये तो किसी काउंट की न्यू यंग वाइफ नहीं है जो कि रैग्नेट एम्पायर से आई हैं। तो तब वो थी सैरा ब्लेंडी। वो सोचती है रीने कार्सियोन ये दोनों मेरे दुश्मन हैं जिनकी वजह से मैंने रैग्नेट एम्पायर छोड़ा था, लेकिन अब मुझे यहाँ पर एक हस्बैंड मिल गया और मैं यहाँ पर शिफ्ट हो गई हूँ, लेकिन ये लोग फिर से मुझे तंग करने के लिए यहाँ पर आ गए हैं। तो वो स्माइल करते हुए कहती है आपको नहीं लगता कि दोनों नेशंस में ये सब कुछ फैलाने वाला कोई और नहीं वही होगा जिसने इस प्रॉब्लम को फिक्स किया। और ये कितना अननेचुरल है ना, आपको नहीं लगता कि यहाँ पर हर कोई इस बीमारी से उलझ रहा था, लेकिन जैसे कि डैमेज रैग्नेट एम्पायर तक पहुंचा तो अचानक से मैजिकली वहां पर आंसर भी मिल गया। क्या आपको नहीं लगता कि ये एनिमी नेशन की कोई स्कीम है या फिर अब सेंथस एम्पायर के लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। तो सब लोग कहती हैं क्या ऐसा हो सकता है। तो तब वो सारी रीने की तरफ देखती हैं। वो सोचती है क्या सच में ये ऐसा कर सकती है, लेकिन तब वहां पर कोई रीने से बात कर रहा था और कार्सन को तो गुस्सा आ रहा था कि रीने को सिर्फ मुझसे बात करनी चाहिए और रीने तो थैंक यू बोल रही थी सबसे। लेकिन तभी वो लड़की वो कहती है ओ डियर इसका पॉइंट तो है, अगर ये सब कुछ सच हुआ तो हमें इस बारे में कुछ करना नहीं चाहिए। लेकिन तभी वहां पर कोई आता है। वो कहता है सच में आप लोग को क्या लगता है इस बारे में। तो तब वो कहता है आपको क्या लगता है कि रैग्नेट एम्पायर की सेंट जो यहाँ पर आई है उन्होंने एक स्कीम बनाई है ताकि हमें धोखा दे सके, लेकिन आपको नहीं लगता कि एम्पीरियल बार में ये सब कुछ कहना बहुत ज्यादा बोल्ड होगा। और अगर आपके पास प्रूफ है तो फिर उसको शो करे। और वो था एब्सेंथस एम्पायर का एम्पर यानी कि कुन का फादर। तो तब सब लोग कहते हैं योर मैजेस्टी, लेकिन तब सैरा ब्लेंडी वो सोचती है योर मैजेस्टी, लेकिन वो सोचती है नहीं नहीं मुझे अपना कूल खोना नहीं चाहिए, मुझे मुझे अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना चाहिए क्योंकि यहाँ पे मैं एक काउंटस हूँ, मैं कोई एरीगेरी नहीं हूँ और ये लोग ये तो फॉरेनर लैंड से आए हैं ना, तो मैं इनको हरा सकती हूँ। जैसे इन्होंने मुझे मेरी कंट्री से निकाला था ना, मैं इनको एब्सेंथस से निकाल दूंगी क्योंकि यहाँ पे मैं एक काउंटस हूँ और मैं एक नोबल वुमन हूँ। इसीलिए कार्सियोन तुमने मेरा मजाक उड़ाया था ना और मेरे प्यार को कबूल नहीं किया था, तो अब तुम्हें और जिस लड़की को तुम पसंद करते हो ना मैं दोनों को यहाँ से बाहर निकाल फेंकूंगी या फिर उससे बुरा तो तैयार हो तुम दोनों। और इसी के साथ ये वाला पार्ट यहीं पर ख़त्म। तो आप लोग बताइएगा आप लोग को ये पार्ट कैसा लगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। बाकी वीडियोस का लिंक भी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा तो काइंडली उनको भी चेकआउट कर ले। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। स्टे सेफ, बाय बाय।